नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो का हमारा विषय होने वाला है समाजशास्त्र यानी सोसाइटोलॉजी। इसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बताने वाला हूँ, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं इस चैप्टर से वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चैप्टर आप सोच रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है इसके बारे में हमें जानना है, मतलब क्या बताया गया है। तो जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आपको वही बताऊंगा जो इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जिससे कि आप बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि आप क्वेश्चन आंसर से माध्यम से एग्जाम की तैयारी कर लोगे और इस चैप्टर को समझ भी लोगे। मोटिव यही है इस वीडियो का कि इस चैप्टर के माध्यम से आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ जाएं और एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो वीडियो ना टाइम यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय जानने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा कीजिए या फिर दीजिए। तो इसकी परिभाषा होगी, वे सभी व्यक्ति जो रक्त संबंध अथवा समाज द्वारा मान्य किसी निकट संबंध की परस्पर अनुभूति रखते हैं, तो वो कहलाता है नातेदारी। उदाहरण के लिए जैसे कि भाई बहन का एक जो रिश्ता है वो केवल एक माँ से जन्मे हैं, ठीक है, भाई और बहन, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रक्त संबंधी नातेदारी हो जाएगी। समाज द्वारा, तो समाज द्वारा ऐसे हो जाता है जैसे समाज में हम लोग अपने ही जाति के व्यक्ति से, जो उनकी लड़की होती है उनसे विवाह करते हैं, तो ये विवाह संबंधी नातेदारी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज से जो रिश्ता बनता है वो कहलाता है नातेदारी। ठीक है, तो वो समाज का नातेदारी हो जाता है, और जो विवाह से जो रिश्ता बन जाता है वो विवाह नातेदारी हो जाता है, और जो खून से रिश्ता बन जाता है वो हो जाता है रक्त संबंधी नातेदारी। तो नातेदारी कई प्रकारों में बटी हुई है, केवल हमें अभी इतना ही जानना है नातेदारी की परिभाषा। तो नातेदारी में दोनों सम्मिलित हो जाते हैं, वे सभी व्यक्ति जो रक्त संबंध अथवा समाज द्वारा मान्य किसी निकट संबंध की परस्पर अनुभूति रखते हैं, तो उसे हम नातेदारी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इसकी परिभाषा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो समाजशास्त्री ने, जिनका नाम है राल्फ लिटन, तो इन्होंने बताया है कि सरलतम रूप से जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो एक विशेष भूभाग पर रहता है तथा जिसमें सांस्कृतिक समानता, निरंतर संपर्क तथा कुछ विशेष हितों के कारण सामुदायिक एकता की भावना होती है, एवं जिसका जीवन रीति रिवाज और व्यवहार के तौर तरीके अधीम अर्थात आदिकालीन विशेषताओं से युक्त होते हैं। मतलब कि जनजाति वो कहलाती है जिनको हम पिछड़े वर्ग कह सकते हैं, जो जिनका जो रहने सहने का तरीका है वो पुराने तरीके से है। ठीक है, और इस शब्द में जो इनका जो तरीका को देखते हुए एक शब्द दिया गया है आदिकालीन, यानी जो आदिवासी जिस प्रकार से रहा करते थे, उनका रहन सहन जिस प्रकार से था, तो वही कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा एक प्रश्न और बन जाता है, जनजातीय समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसमें हो जाएगा जनजाति का नाम, पहला इसमें पॉइंट है, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है। दूसरा, जनजाति के सदस्य एक सामान्य भूभाग पर निवास करते हैं। तो मतलब कि कहने का मेरा इसमें यह है आसान शब्दों में कि जब आप इसकी परिभाषा पहचान गए हो, जान गए हो परिभाषा जनजाति की, तो आप इसके पॉइंट भी आसानी से लिख लोगे। किन्हीं 3 पॉइंटों के बारे में बताना है। ठीक है, तीसरा है प्रत्येक जनजाति की एक सामान्य भाषा होती है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक ये समुदाय है
जो कि इनका रहन सहन एक तरीके से है, समान है। ठीक है, तो ये हमारा जनजाति के बारे में हो गया। और एक पॉइंट और हो जाता है इसमें कि इनमें एकता की भावना पाई जाती है, मतलब सामुदायिक भावना। इसको हम समुदाय बोल रहे हैं तो हम इसमें कह सकते हैं इनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। अगला है अंतर्विवाह को समझाएं। मतलब ये जो विवाह होता है, एक व्यक्ति अपने जो जीवन साथी चुनता है वो अपनी जाति ही में ही चुनता है। जो भी उसका समूह रहेगा तो वो अपने समूह में ही विवाह करेगा। इसको हम अंतर्विवाह को कहते हैं। इसको परिभाषा से हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है, अंतर्विवाह का तात्पर्य एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करता है। ठीक है, यहाँ पर करे हैं तो कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से समझ सकें। अगला प्रश्न है, मार्थ वंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? तो ये जो जितने भी मैंने आपको बताए हैं अभी शुरू से जितने भी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी है जैसे कि मार्थ वंशीय परिवार। एक और होता है पितृ वंशीय परिवार। ठीक है, मार्थ वंश परिवार और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, मार्थ वंशीय परिवार व्यवस्था उस सामाजिक प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई पारिवारिक रूप से अपनी माता और उसके मातृवंश का भाग माना जाता है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अभी ज़्यादातर चलता है पितृ वंशीय परिवार, मतलब कि एक परिवार का मुखिया होता है, तो मुखिया ज़्यादातर पुरुष पाया जाता है। लेकिन इस परिभाषा में बताया गया है कि इस परिवार में जो है मुखिया लड़की होगी, यानी मुखिया एक महिला होगी। लेकिन जो पितृ वंशीय परिवार होता है उसमें मुखिया लड़का होता है, जो ज़्यादातर समाज में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जातिवाद से होने वाले 3 हानियों के बारे में लिखिए। तो पहला है अस्पृश्यता को प्रोत्साहन देना, दूसरा है उच्च जाति की तानाशाही, तीसरा है भाग्यवाद को प्रोत्साहन करना। तो ये हमारे जातिवाद से 3 हानियाँ हैं। अगला है संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या हैं? अगला प्रश्न है ये। तो संयुक्त परिवार मतलब एक परिवार, एक बड़ा परिवार जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग एक साथ रह रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम संयुक्त परिवार। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि पहला है बड़ा आकार, दूसरा है सामान्य निवास, तीसरा है सामान्य रसोई, चौथा है संयुक्त संपत्ति, पांचवा है कर्ता की प्रधानता। ठीक है, ये हो गया। अगला है विस्तारित परिवार से आप क्या समझते हैं? तो विस्तारित परिभाषा की हम सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो आप जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में ही आ जाएगा। देखिए, विस्तारित परिवारों से लोगों की कई पीढ़ियाँ शामिल रहती हैं और इसमें जैविक माता पिता और उनके बच्चे के साथ साथ सास ससुर, दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई भी शामिल होते हैं। तो इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, संयुक्त परिवार। ठीक है, जो अभी हमने जाना इसके पहले। अगला है नातेदारी के प्रमुख प्रकार क्या है, या लिखिए। तो पहला तो है नातेदारी विवाह मूलक नातेदारी, दूसरा है रक्त मूलक नातेदारी, जो कि मैंने आपको बताया जब हमने नातेदारी की डेफिनेशन जानी थी तभी मैंने आपको बता दिया था। विवाह मूलक यानी जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो वो हो जाती है एक विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त साथ नातेदारी जो एक भाई बहन का रिश्ता होता था। अगला है जाति की विशेषता क्या है, या लिखिए। तो इनकी विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला है समाज का खंडीय विभाजन, दूसरा है समूह का पदानुक्रम, और
तीसरा है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा है भिन्न भिन्न वर्गों के विशेषाधिकार। पांचवा है व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव तथा धार्मिक अक्षमता है। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके समझने लायक हैं, जैसे कि जैसे आप किसी जाति में हैं, या वो उच्च जाति हो या निम्न जाति हो, तो आपका कार्य बटा रहेगा, आपकी भाषा बटी रहेगी और आपका जो है धर्म भी बटा रहेगा और आप पर कई सारे प्रतिबंध भी लगे होंगे। ठीक है, उच्च जाति को इतने ज़्यादा प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ता है, जो निम्न जाति है उनको कई सारे प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है। जैसे व्यवसाय को लेकर, तो व्यवसाय में जैसे निम्न जाति का व्यक्ति है वो ज़्यादातर जो बड़े बड़े व्यापार लोग होते हैं उनके यहाँ नौकरी करते हैं, मतलब एक नौकर की। तो वो अपने पढ़ लिख कर एक अच्छे पद पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए एक प्रतिबंध लगा होता है ये। ठीक है, पहले हुआ करता था, अब नहीं है ऐसा। तो ये कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं जिससे कई सारी परेशानियां होती थी निम्न जाति के लोगों को। अगला है प्रथाओं के दो कार्य क्या हैं, लिखिए। पहला है प्रथा समाज के परंपरागत मूल्यों को बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा है प्रथा सामाजिक परिवर्तन की गति को मंद करती है। मंद मतलब धीमी कर देती है, विकास नहीं हो पाता है समाज में, ये चीज़ है। अगला है जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को अपने से तुच्छ और गिरा हुआ मानते हैं तथा उनके प्रति भेदभाव दिखलाते हैं, तो इसे ही हम जाति पूर्वाग्रह की संज्ञा देते हैं। यही कहलाता है जाति पूर्वाग्रह। तो आपको जब मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला है पुत्र अधिमान्यता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो पुत्र अधिमान्यता एक सामाजिक प्रघटना या स्थिति है जहां एक समुदाय के सदस्य पुत्रियों की वजह पुत्र प्राप्त करना अधिक पसंद करते हैं, अर्थात वे पुत्रियों की तुलना में पुत्रों को अधिक मान महत्व देते हैं। इस उत्तर में बताया गया है कि पुत्र को समानता के रूप से नहीं देखना, मतलब पुत्र को प्रधानता देना। पुत्र की कामना के चक्कर में कई सारी जो है उनकी संतानें हो जाती हैं व्यक्ति की, जिससे फिर आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए एक हानिकारक चीज़ है। अगला है अनुसूचित जाति की 3 समस्याएं क्या हैं, आप बताइए। तो पहला है शिक्षा की निम्न स्थिति। दूसरा है कृषि हेतु कृषि भूमि का अभाव। तीसरा है समाज में निम्न सामाजिक स्थिति। अनुसूचित जाति में वो लोग आते हैं जो छोटे वर्ग के लोग, ठीक है, यही कहलाते हैं अनुसूचित जाति, जिसमें उनके पास शिक्षा नहीं होती है ना, अनपढ़ होते हैं और उनके पास खेती नहीं होती है, मतलब कि खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती है और समाज में उनका जो पद है वो एकदम नीचा होता है, यानी छोटा होता है। अगला है सामाजिक संस्थाओं की 3 विशेषताएं। तो पहला है सामाजिक संस्था के एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं, यानी कई सारे उद्देश्य होते हैं। दूसरा, सामाजिक संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। तीसरा, सामाजिक संस्था अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। अगला प्रश्न है जनजातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो जनजातीय संघर्ष एक प्रकार का अंतर समूह संघर्ष है जो 2 या 2 से अधिक विशिष्ट सांस्कृतिक, जातीय या नस्लीय समूह के बीच होता है। इसमें अक्सर संसाधनों, शक्ति और
नियंत्रण पर संघर्ष शामिल होता है। जनजातीय संघर्ष यानी जिसमें उच्च जाति और निम्न जाति दोनों सम्मिलित होते हैं और दोनों के बीच मतभेद होता है, मतलब भेदभाव की भावनाएं होती हैं, जिसमें जो उच्च जाति के व्यक्ति हैं वो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, है ना, जो उनके पास संसाधन उपलब्ध रहते हैं, पैसा होता है उनके पास। जो निम्न जाति हैं वो उनके पास इतना सब कुछ नहीं होता है जिससे उन्हें संघर्ष करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला, जनजातीय एकीकरण की क्या समस्याएं हैं, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में होगा गरीबी और शोषण, आर्थिक और तकनीकी पिछड़ापन, सामाजिक सांस्कृतिक बाधाएं तथा गैर आदिवासी आबादी के साथ घुलने मिलने की समस्याएं आदि जनजातीय एकीकरण की मुख्य समस्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण यही है जनजातीय एकीकरण की समस्या की। तो इन ये जो मैंने आपको बताए हैं इनमें जो शब्द हैं कुछ, गरीबी और शोषण, आर्थिक और तकनीकी, तो इनको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लघु में भी आ सकता है। अगला है एकल परिवार क्या है। तो इसके नाम ही से हमें पता चल रहा है, एक यानी एक परिवार जिसमें माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे पाए जाएंगे। अब देखिए, परिवार के प्रकार बताइए। तो ये एक दीर्घ में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार आया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो परिवार के प्रकार, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं। देखिए पहले जैसे सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। पहला है संयुक्त परिवार, दूसरा है वितरित परिवार। संयुक्त परिवार हमने जान लिया था, एकजुट होकर रहना, जिसमें सभी सम्मिलित होते हैं। वितरित परिवार यानी जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे पाए जाते हैं। दूसरा, सत्ता तथा वंशानुक्रम के आधार पर परिवार दो प्रकार के होते हैं। ये तो जिसमें होता है मार्त सत्तात्मक परिवार, दूसरा है पितृ सत्तात्मक परिवार। मार्त सत्तात्मक परिवार उसे कहते हैं जिसमें उसकी जो परिवार की जो मुखिया होती है वो लड़की होती है, और पितृ सत्तात्मक परिवार में जो घर की जो मुखिया होती है, घर का जो मुखिया होता है वो लड़का होता है। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है निवास स्थान के आधार पर परिवार। अच्छा चलिए, तो इसके वैसे ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला, तीसरा जो है ये ज़्यादातर आपको 3 लिखने होंगे। तो 2 तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं, तीसरा ये हो जाएगा नीचे का। विवाह के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी जान लीजिए आप, इस वाले को, निवास स्थान के आधार पर भी परिवार 2 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 लिखा है, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, ये लिख लेना आप, केवल 3। 2 तो मैंने आपको बता दिए हैं और तीसरा अपना ये हो गया। विवाह के आधार पर परिवार 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक विवाही परिवार, दूसरा बहुविवाही परिवार। तो एक विवाही परिवार जिसमें केवल व्यक्ति एक विवाह करता है, और बहुविवाह यानी जिसमें व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है, तो ये कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिए हैं अति लघु उत्तरीय। अब हम जानने वाले हैं लघु उत्तरीय। पहला प्रश्न है, जनजाति समाज जाति आधारित खेतीहार, जिसको हम बोल सकते हैं खेतीहार जो शब्द है इसको बोलते हैं हम हिंदू समाज, ठीक है, का एक हिस्सा है, अथवा वह एवं भिन्न भिन्न प्रकार का समुदाय है। तो इसमें देखिए हम क्या लिखेंगे, जो लोग जनजातियों को खेतीहार, जिसको बोलेंगे हिंदू समाज, हर समाज का एक हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा मानते हैं, हिस्सा है नहीं कि मानते हैं। उनका कहना है कि जनजातीय खेती हर समाज के मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। उनका स्त्रीकरण बहुत कम हुआ है और संसाधनों के स्वामित्व
के मामले में वे समुदाय तथा व्यक्तियों पर अस्तित्व होते हैं। जनजातियाँ पूरी तरह से भिन्न हैं, यह विरोधी पक्ष का कहना है, क्योंकि उनमें शुद्धता और अशुद्धता का कोई भाव नहीं होता। मतलब कि इसमें देखिए क्या क्या आ गया है। इसमें ये कहा गया है कि जो जनजाति के समाज में जो लोग हैं उनका जो रहना सहना कुछ इस प्रकार से है, मतलब उनमें कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो जो रहने वाले हैं उनका रहन सहन का तरीका है वो एकदम आदिवासी युग जैसा है। जैसे आदिवासी के लोग नहीं रहते हैं, खाना पीना हुआ और बस अपने काम में जुट गए, मतलब जितनी उन्हें ज़रूरत हुई उतना उन्होंने काम कर लिया, बाकी टाइम इसी प्रकार से, मतलब एक जानवर के प्रति रहना सहना। तो ये चीज़ है। तो ये चीज़ कहना किनका है? विरोधी पक्ष का। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक इंसान है और इंसान की तरह मतलब उनमें भी कई सारी खूबियाँ पाई गई हैं, लेकिन बस ये है कि उनका जो है विकास नहीं हो पाया था। ठीक है, विकास कैसे नहीं हो पाया था? मतलब उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन कारणों की वजह से उनका विकास नहीं हो पा रहा था। तो ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखा है, ये देखिए, यह विरोधी पक्ष का कहना है क्योंकि उनमें शुद्धता और अशुद्धता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में जनजातीय पहचान के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला, वर्तमान काल जनजातियों की पहचान जनजातियों के साथ जुड़ी किसी विशिष्ट अधिम विशेषता साथ नहीं है, बल्कि समाज के साथ उनके अंतःक्रिया की प्रक्रिया के साथ जुड़ी है। दूसरा है, पृथक राज्यों की निर्माण की उपलब्धि जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि। दूसरा, माध्यम जनजाति समाज में बड़े पैमाने पर शिक्षित वर्ग का उदय। तो इसमें कहा गया है कि तो जनजाति के बारे में बताया गया है, मतलब जनजाति ने किस प्रकार से अपना विकास किया, तो उस चीज़ के लिए इसमें बताया गया है। दूसरे वाले में, पहले वाले में देखिए क्या बताया जा रहा था कि इनका जो है इनमें शुद्धता और अशुद्धता नहीं पाई जाती है, मतलब ये विरोधी पक्ष का कहना है। और इसमें बताया गया है कि जो जनजाति है उनकी पहचान है, तो उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो उन पर देखिए प्रभाव पड़ने के कारण उन्होंने देखिए क्या क्या कर लिया। तीसरा देखिए इसमें पॉइंट लिखा है, माध्यम जनजातियों समाज में बड़े पैमाने पर शिक्षित वर्ग का उदय, मतलब अब वो शिक्षित हो चुके हैं तो उन्होंने इतना विकास कर लिया है ना जनजातियों ने, बस। तो अब वर्तमान में अच्छी इनकी कंडीशन हो गई है। तीसरा है, संस्कृतिकरण की अवधारणा वर्णन कीजिए, यह किसकी परिकल्पना थी? तो ये परिकल्पना जो थी M.N. श्रीनिवास इनकी थी। ठीक है, पहला है, यह सामाजिक रीति रिवाजों अनुकरण तथा निम्न वर्ग की जातियों का कुछ जातियों के द्विज जातियों के कर्मकांड के अनुकरण की प्रक्रिया है। दूसरा है, यह जाति अथवा वास्तविक परिवर्तन से नहीं होती। तीसरा है, अनुकरण जनजाति वर्ग यह समझता है कि उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है। तो जो इनका M.N. श्रीनिवास इनका कहना है कि जो जनजाति है वो उनके जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है, लेकिन इनका जो मानना है इनके अनुसार ये ऐसा नहीं है। किनके अनुसार? M.N. श्रीनिवास के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अपने कुछ पॉइंटों के माध्यम से बताया है जनजाति के बारे में। अगला है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में अंतर।
तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति को हम कह सकते हैं SC, और जो अनुसूचित जनजाति हैं उसको बोलते हैं हम ST। यहाँ पर होगा ये है, ठीक है। एक एक पॉइंट जानेंगे दोनों में। इसमें पहला पॉइंट है, संविधान में मान्यता प्राप्त कुछ वर्गों में रखा गया है। दूसरा है, अनुसूचित जाति भारत में ही निवास करती है। तीसरा है, इस जाति का समाज में बहुत ही शोषण हुआ है। चौथा है, इस जाति पर दबाव बनाया गया है। तो इसमें पॉइंटों में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये निम्न जाति की कैटेगरी में आती हैं, अनुसूचित जाति। अब जो अनुसूचित जनजाति है ये बड़ी जाति की कैटेगरी में आते हैं। पहला है, अनुसूचित जनजाति जंगलों में निवास करते हैं। दूसरा है, संविधान के निर्माण के बाद पहली बार ST नाम दिया गया। तीसरा है, यह जाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। ये इनकी विशेषताएं हो गई। तो इस प्रकार से मैं अंतर बताना है। कुछ आप बना कर भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप यही लिखें। अगला है, जनजाति समाज कितने भाषाएं परिवारों में विभाजित हैं। तो इसमें भी अंतर है कुछ। ये 2 श्रेणियों में है। पहला है भारतीय आर्य एवं द्रविड़ परिवार, मतलब 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला है, यहाँ पर जनजाति द्वारा भाषाएं बोली जाती हैं। शेष भारतीय जनजाति द्वारा बोली जाती ऑस्ट्रिक एवं तिब्बती बार्मो भाषा प्राथमिक रूप से जनजाति लोगों द्वारा बोली जाती है। तो केवल इसमें आपको ये याद रखना है, ऑस्ट्रिक और तिब्बती बार्मो, तो ये 2 भाषाएं जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, ठीक है। यही आपको लिखना है। अगला है, भारत की जातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। पहला है, जनजातियों की मुख्य समस्या भूमि से अलग होना। दूसरा है, ऋणग्रस्तता, अज्ञानता आदि कारणों से यह जाति सभ्य समाज से काफ़ी पीछे है, मतलब अशिक्षित होना, पढ़े लिखे ना होना, जिसके कारण ये पीछे रह गई। अगला है, जनजाति समुदायों में निर्धनता की स्थिति उनके अस्तित्व के लिए संकट उत्पन्न करती है। अगर आदमी गरीब रहेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा, तो उसके लिए एक क्या हो जाएगा, बेकार स्थिति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मान लो चलो जैसे बीमार हो गया, मतलब जो भौतिक वस्तुएं हैं उसकी आवश्यकता उसको होगी, लेकिन वो खरीद नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। तो अब वर्तमान समय में देखें, पैसा हो आदमी के पास तो उसके लिए सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। जब उसके पास पैसा ना हो तो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, फिर वो आदमी मर भी जाता है, ठीक है। अब बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज नहीं कराएंगे तो वो मर ही जाएगा। तो यही चीज़ है, ठीक है। अगला है, प्राकृतिक आपदाएं भी जनजाति के लिए समस्या उत्पन्न कर रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब कि जैसे बहुत तेज़ बारिश हो जाना। अब उनके पास घर नहीं है जनजातियों के पास, है ना, तो इसके कारण ये काफ़ी सारी समस्या उन्हें झेलने पड़ती हैं। अगला है, जनजाति संस्कृति की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर में इसमें हम क्या लिखेंगे, जनजाति से आशय, सामान्यतः जनजाति से आशय ऐसे लोगों समूह से है जो किसी निश्चित भूभाग, पहाड़, जंगल पर निवास करते हैं, जिसके अपने रीति रिवाज तथा संस्कृति होती है तथा जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। इनकी परिभाषाएं निम्न हैं। तो ये तो हमने जान लिया, इनकी ये विशेषताएं हो गई किनकी, जनजाति की। अब एक परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये लघु में है। तो देखिए, GS घुरिये इन्होंने बताया है आदिवासियों को
पिछड़ा हिंदू कहा है। ठीक है, ये इनकी एक छोटी सी परिभाषा है। फिर दूसरे जो समाजशास्त्री उन्होंने कहा, जिनका नाम है गिलन, इन्होंने कहा स्थानीय आदिवासियों के लिए किसी भी ऐसे संग्रह को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, सामान्य संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो ये गिलन के अनुसार है। तो दो समाजशास्त्रियों से हमने सीखा कि जनजाति की जो विशेषताएं हैं, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन किस प्रकार से है। ठीक है, अगला है जनजाति की विशेषताएं। देखिए फिर वही रिपीट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं वो अलग हैं, तो इसको भी जान लेते हैं। पहला है प्रत्येक भारतीय जनजाति नातेदारी प्रथा एवं एकात्म श्रद्धा के रूप में क्रियाशील रहती है। दूसरा है जनजातियां अंतर प्रवाही होती हैं जो कुलों एवं उपकुलों में बटी होती हैं। दूसरा है सामूहिक स्तर पर संघर्ष भारतीय जनजातियों का लक्षण नहीं है। चौथा है जनजातियों में युवा गृह की संस्था होती है। अगला है जनजातियों में बालक तथा बालिकाओं के लिए स्कूलों शिक्षाओं का अभाव पाया जाता है। तो इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा एक दो पॉइंटों को। जैसे कि इसमें 5वां पॉइंट लिखा हुआ है, तो जनजातियों में क्या होता था, जल्दी विवाह हो जाना था। जैसे ही बच्चा युवा हुआ, मतलब 17-18 साल का, हाल विवाह हो जाता उसका। फिर उसके बाद वहाँ पर शिक्षा नहीं होती थी, शिक्षा की उपलब्धि नहीं होती थी, केवल अभाव पाया जाता। अभाव मतलब पाया ना जाना, वहाँ पर चीज़ मतलब वो चीज़ वहाँ पर उपलब्ध होना, लेकिन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे स्कूल। अगला है जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट होगा हमारा कि जन्म के द्वारा निर्धारण जाति कभी भी चुनाव का विषय नहीं होती। जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है उसे छोड़ नहीं सकता और ना ही वह अपनी इच्छा से इसमें सम्मिलित हो सकता है। दूसरा है विवाह के संबंध में कठोर नियम। इस नियम के अंतर्गत विवाह संबंध में जाति के नियम को कठोरता के साथ पालन किया जाता है। जो समान जातियों के बीच ही विवाह संबंध स्थापित होता है। मतलब कि जैसे वो अभी मैंने आपको बताया था पहले नातेदारी में कि जो व्यक्ति होगा वो अपनी जाति में ही विवाह कर लेगा, तो किसी दूसरी जाति में विवाह नहीं करेगा। तो वही चीज़ इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया है। तीसरा है जातियों के अंदर भी कई उपजातियाँ बटी होती हैं, मतलब जातियों में भी छोटी छोटी जातियाँ होती हैं। अगला है जाति पारस्परिक रूप से व्यवहारिक रूप से व्यवसाय से संबंधित है। 5वां खान पान के सख्त नियम जाति में उपस्थित होते हैं। मतलब कि इसके पहले हम जान चुके हैं खान पान में कैसा भेदभाव पाया जाता है। मतलब कि उसके यहाँ कुछ प्रोग्राम हुआ है तो वहाँ का यहाँ नहीं जा सकता खाने के लिए, वहाँ का यहाँ नहीं आ सकता खाने के लिए, तो इस प्रकार से पाया जाता है। अगला है जनजाति कृषक जाति को आजीविका, अलगाव तथा धर्म के रूप में क्यों नहीं स्वीकार किया गया। तो पहले हम एक सन जानते हैं। 1970 के दशक तक यह दर्शाया गया था कि जनजाति कृषक जाति के लिए जो नियम निर्धारित किए गए हैं, जैसे आजीविका, अलगाव तथा धर्म, किसी भी तरह से सही साबित नहीं हुए। तो इनके कारण भी निम्न है। तो इनके हमें कारणों के बारे में बताना है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है, क्यों नहीं स्वीकार किया गया, है ना। तो पहला तो ये कारण हुआ, बहुत सी जनजातियां जैसे गौड़, भील तथा संस्थार बड़े पैमाने पर विस्तृत परिक्षेत्र में फैली हुई हैं।
ठीक है, ये जो जाति है, इन जातियों ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इनके कारण ये नहीं हो पाया। दूसरा, मुंडा हो जैसी कुछ अन्य जनजातियों बहुत समय से एक स्थान पर बसकर खेती करने लगी तथा सबसे बड़ी शिकारी जनजाति बिरहोर ने भी विशेष प्रकार के घर बसा लिए, जहाँ रहकर वे टोकरियाँ बनाते हैं और तेल निकालने जैसे अन्य कार्य करते हैं। तो इन्होंने इसलिए नहीं स्वीकार किया था क्योंकि ये वहाँ पर रहा करते थे, तो अब इनका ये वहाँ पर एक घर हो गया था, तो इन्होंने वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अगला है जातिवाद क्या है और जातीयवाद को नियंत्रित करने के सुझाव दीजिए। किसी भी जाति विशेष द्वारा अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ समझना, उसके प्रति निष्ठा की भावना रखना ही जातिवाद कहलाता है। मतलब कि जैसे कोई हिंदू है या मुस्लिम है तो केवल वो ये नहीं कह सकता है कि मेरी जाति सही है और मेरी जाति सर्वश्रेष्ठ है, बल्कि उसको जितनी भी जाति हैं उन सभी जातियों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। ठीक है, केवल अपनी ही जाति को वो सर्वश्रेष्ठ माने तो ये कहलाता है जातिवाद। ठीक है, अब इसके जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग जातियाँ निश्चित होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया अलग, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सुझाव। ये हैं सुझाव। पहला है उच्च जाति की तानाशाही पर रोक लगाना। दूसरा है अस्पृश्यता को दूर करना। तीसरा है भाग्यवाद को प्रोत्साहित ना करना। तो इसमें आपको पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि उच्च वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको तानाशाही मतलब प्रताड़ित करना। अगला है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। पहला है पाश्चात्य शिक्षा का विकास। दूसरा है औद्योगिकरण का विकास। तीसरा है यातायात तथा संचार। चौथा है स्त्री शिक्षा का विकास। पांचवा है संयुक्त परिवार का विकास। मतलब कि हर चीज़ में विकास होना ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन है। ठीक है, तो अगला है जाति को परिभाषित कीजिए। तो देखिए ये फिर से आ गया है, तो इसको ही पढ़ लेते हैं। चलिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। जब सामाजिक व्यवस्था पूर्णतः निश्चित हो, जो जन्म के साथ ही मनुष्य के भाग्य को निश्चित कर दे तथा मनुष्य को कुछ बंधनों के साथ एक धर्म और जाति को मानना अनिवार्य कर दिया जाता है, जाति कहलाता है। आसान भाषाओं में कहें तो जाति वह है जहाँ से मनुष्य जन्म लेता है, जहाँ से उसका जन्म हुआ है और वह एक बंधन में बंध जाता है, जहाँ पर उसकी एक धर्म और जाति को मानना होता है, तो वह कहलाता है जाति। ठीक है, अगला है भारतीय परिवार में आने वाली परिवर्तनों को स्पष्ट कीजिए। पहला है आकार में परिवर्तन हुआ, है ना। दूसरा है परिवार के कार्य में अन्य समितियों की भागीदारी। तीसरा है पति पत्नी के संबंध। चौथा है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। तो इन परिवर्तनों के कारण भारतीय परिवार है जो विकास हो पा रहा है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है नातेदारी की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए। तो नातेदारी मैंने आपको दो बताया है। परिवार वो अलग है। ठीक है, परिवार तो वो मैंने आपको बताया अति लघु में, है ना। तो वो परिवार जो है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार और नातेदारी अलग अलग हो जाता है। नातेदारी 2 होते हैं लेकिन परिवार 6 हो जाते हैं। कैसे? मतलब कि एक विवाह होता है, वो भी 2 प्रकार का है। एक सत्ता के आधार पर होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक संख्या के आधार पर होता है, वो भी 2 प्रकार का होता है। लेकिन जो नातेदारी है वो केवल 2 प्रकार की है। कौन सी? विवाह मूलक नातेदारी और दूसरा है रक्त नातेदारी, रक्त मूलक नातेदारी। अब देखिए, विवाह मूलक नातेदारी ये अति लघु में भी आ सकता है।
जो नातेदारी विवाह संबंधों के माध्यम से बनाई जाती है, ऐसे नातेदारी को हम विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है। इस नातेदारी में पापा की बहन जो हमारी बुआ होती है, माँ का भाई मामा होता है। ये संबंध विवाह संबंध के बाद ही एक दूसरे से जुड़ते हैं तथा ऐसे संबंध को विवाह मूलक नातेदारी कहते हैं। अब जान लेते हैं दूसरा, जो कि है रक्त संबंधी नातेदारी। ऐसे नातेदारी जो एक दूसरे से रक्त संबंध जुड़े होते हैं, इन्हें रक्त संबंध नातेदारी कहते हैं। जैसे भाई बहन, ठीक है, चाचा पिता, माँ मामा, तो ये हो गया रक्त संबंधी नातेदारी। इसी के साथ ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।